जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मई जून 2021 वेरिएंट 42 क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये ऑसिलेशन का क्वेश्चन है. दे आर सेइंग दैट अ यू शेप ट्यूब कंटेन सम लिक्विड. द लिक्विड कॉलम इन ईच हाफ ऑफ द ट्यूब हैज़ लेंथ एल एज शोन इन द फिगर 3.1. तो आप देख सकते हैं लेंथ एल है लिक्विड कॉलम ठीक है जी, और ये वाली लेंथ वो दिखा रहे हैं. And the liquid columns are displaced vertically. The liquid then oscillates in the tube. यानी कि उन्होंने एक तरफ से लिक्विड को पुश किया है डाउनवर्ड, और यहाँ से जो है यानी इस साइड से लिक्विड राइज कर गया और उसके बाद लिक्विड वाइब्रेट करेगा. मतलब ये मीन पोजीशन होगी, ये यहाँ तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ये नीचे चला जाएगा इस साइड से, फिर वापस आएगा. ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी वो इसी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करेगा. ये यहाँ से नीचे गया तो फिर पहले ये ऊपर जाएगा और उसके बाद इधर से ऊपर जाएगा और वापस आएगा. इस तरह से ये लिक्विड कॉलम दोनों साइडों पे वाइब्रेट करेगा. The liquid levels are displaced from the equilibrium position as shown in the figure. Acceleration of the liquid in the tube is related to the displacement x by the expression this. ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन जो है ऑफ द लिक्विड, यानी लिक्विड इस एक्सेलरेशन के साथ ऑसिलेट कर रहा है. अब आपका जो ये इक्वेशन है ये रिजेंबल करती है इसके साथ. आप देख सकते हैं ये रिजेंबल करी है, नेगेटिव साइन भी है इधर, ये वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि आपको पता ही है जी और एल कांस्टेंट होता है. यानी लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम उतने का उतना ही रहेगा, ऑल्दो वो वाइब्रेट कर रहा है लेकिन लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम तो चेंज नहीं होगा. और ये इसमें डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में. इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये मीन पोजीशन है और ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसकी राइट साइड पर है, वैसे हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से अवे होती है, तो एक्सेलरेशन विल बी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. ये हमेशा ऐसे ही होता है कि एक्सेलरेशन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है. भला क्यों? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एक्ट करी होती है, यानी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करी होती है. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एक्सप्लेन हाउ द एक्सप्रेशन शोज दैट द लिक्विड इन द ट्यूब इज़ अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. 3 मार्क्स हैं. तो सबसे पहले आप कहेंगे कि एज G/L is constant, so acceleration and displacement are directly proportional. तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो ये एक कंडीशन है जी SHM की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की. ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. उसके बाद आप कहेंगे कि नेगेटिव साइन, तो आपने असल में इस एक्सप्रेशन में चीज़ों के बारे में बताना है. ये एक्सप्रेशन कैसे शो कर रही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नेगेटिव साइन इन गिवन एक्सप्रेशन shows that A and X are opposite in direction. ठीक है जी. So this expression is an SHM is an equation for SHM. ओके जी, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि लेंथ L जो है वो 18 सेंटीमीटर है और आपने टाइम पीरियड डिटरमिन करना है. तो आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है सिंपल हार्मोनिक की जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ. तो आपको पता चलेगा कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो G/L के इक्वल है, और ओमेगा की जगह आप लगा देंगे 2π/T स्क्वायर, और लेंथ उसने आपको 18 सेंटीमीटर दे दी है, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे और यहाँ पे 9.81 लगेगा तो आप टाइम पीरियड को सब्जेक्ट बना सकते हैं. इसके जी नेक्स्ट पार्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मैंने इसके लिए पहले ही डायग्राम बना ली ताकि टाइम ना वेस्ट हो. कह रहे कि ऑसिलेशन ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब आर डैम्प्ड. ठीक है, और बाय द वे ये वाली जो ऑसिलेशन होगी ये लाइट डैम्पिंग होगी. ठीक है,
हैवी डैम्पिंग और वो जो है क्रिटिकल डैम्पिंग वो डिफरेंट होती है। तो लाइट डैम्पिंग का जो ग्राफ है उसमें वाई एक्सिस पे अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट हो और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम हो तो वो ग्राफ जो है वो ऐसे वेरी करता है, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करता है। ठीक है, ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि लाइट डैम्पिंग जब भी होती है, यानी ऐसी डैम्पिंग जिसमें बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस हैं। लेकिन अगर 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 आपकी जो है वो रेजिस्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो फिर हैवी डैम्पिंग होती है। यही डिस्प्लेसमेंट अगर हो वाई एक्सिस पे और टाइम ये है तो क्या होता है कि आपकी अगर इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट जो है उसकी इतनी डिस्प्लेसमेंट आपने दी है तो उसके बाद वो ऑसिलेशन शो नहीं करता, बल्कि मीन पोजीशन में आने में काफ़ी देर लगा देता है। तो दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द हैवी डैम्पिंग। और अगर आपने इस तरह की रेजिस्टिव फोर्सेस डाली हुई हैं कि आपने फिर वंस अगेन उसको इसी अमाउंट पे डिस्प्लेस किया और उसके बाद आपने उसको छोड़ा तो फिर भी वो ऑसिलेशंस कंप्लीट नहीं करेगा, बल्कि बहुत जल्दी वो मेन पोजीशन पर आ जाएगा। और ये है एग्जांपल जी क्रिटिकल डैम्पिंग की। और याद रखिएगा कि क्रिटिकल डैम्पिंग में आपको कोई वो पूछे कि कोई डेली लाइफ एग्जांपल दें तो वो स्पीडोमीटर, नीडल ऑफ द स्पीडोमीटर, ठीक है जी, ये इसकी एग्जांपल है। कैसे कि भाई जब आपकी गाड़ी मूव कर रही होती है, ठीक है, तो वाइब्रेट कर रही होती है तो आपका जो कार का स्पीडोमीटर है वो फ़ौरन, हालांकि वाइब्रेशन हो रही है, वो फ़ौरन मीन पोजीशन पे वापस आता है ताकि ड्राइवर को गलत स्पीड ना शो हो जाए। हैवी डैम्पिंग की एग्जांपल हैं जी डोर स्टॉपर्स। ठीक है, आप दरवाज़ा खोलते हैं तो वो काफ़ी देर बाद वापस मीन पोजीशन तक आता है, तो वो एग्ज़ाम्पल जो है वो हैवी डैम्पिंग की है। जबकि लाइट डैम्पिंग की अगर आपने एग्ज़ाम्पल देनी हो तो कोई भी आप पेंडुलम लटका दें और वो वाइब्रेट करेगा, या किसी भी मैस के साथ आप स्प्रिंग के साथ मैस जो है वो अटैच कर दें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और उसको मूव करवाएं, तो एयर की जो प्रेजेंस है वो बेसिकली लाइट डैम्पिंग को जो है ना वो एग्जीक्यूट करवाएगी। तो बाकी जो है हैवी डैम्पिंग में आ जाता है कि आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दें उसकी वाइब्रेशन के अंदर कि वो हैवीली डैम्प हो जाता। आ जाता है कि ऑसिलेशंस ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब आर डैम्प्ड। तो ये हमने सारी किस्म की डैम्पिंग की डिस्कशन कर ली। इन एनी वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द ऑसिलेशन, कहते हैं किसी भी कंप्लीट साइकिल में, मतलब किसी भी कंप्लीट साइकिल में का मतलब कि तमाम साइकिल्स में ये होने वाला है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस बाय 6% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑसिलेशन। मतलब ये कि अगर पहले एम्पलीट्यूड आपका एक्स नॉट था तो इसमें 6% का डिक्रीज़ आएगा। तो आपके एम्पलीट्यूड में अगर 6% का डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि डिक्रीज़ की वैल्यू 0.06 ऑफ एक्स नॉट है। ठीक है, तो फिर रिमेनिंग एम्पलीट्यूड आपका कितना बचेगा, यानी ये एम्पलीट्यूड यानी 0.06 ऑफ एक्स नॉट अगर डिक्रीज़ हो गया तो आपका जो रिमेनिंग है, ठीक है, वो है 0.94 ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, और इसने कहा कि इन एनी वन ऑफ द कंप्लीट साइकिल, ठीक है, किसी भी साइकिल में एम्पलीट्यूड जो है वो 6% से डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम जो डिक्रीज़ होना है वो इसका 6% डिक्रीज़ होना है, यानी एक दोबारा से आपका डिक्रीज़ आएगा। तो अब जो रिमेनिंग होगा वो कैसे होगा, वो इसका 0.94 रह जाएगा। ठीक है, वंस अगेन आप यही करेंगे कि फिर से आप 0.06 ऑफ 0.94 एक्स नॉट करेंगे, यानी ये आपकी वो समझे ये वाली जो वैल्यू है वो दूसरे के बाद आई है, तो फिर दोबारा इसका 0.06%। तो अब जो रिमेनिंग आपके पास होगा वो डेफिनेटली 0.94 ऑफ 0.94 एक्स नॉट, ये आपका सेकेंड साइकिल के बाद रिमेनिंग होगा। इसी तरह कंटिन्यू करें तो थर्ड साइकिल के बाद 0.94 और 0.94 ऑफ एक्स नॉट, इसका फिर 0.94 बचेगा। ठीक है जी, तो हर दफ़ा आपके पास जो है ना वो 0.94 होगा प्रीवियस एम्पलीट्यूड का, जो रिमेनिंग एम्पलीट्यूड है उसका 0.94 जो है ना आपके पास बच जाएगा। डिक्रीज़ हमेशा इतना ही आएगा। देखें
पहली दफ़ा में आपका एम्पलीट्यूड एक्स नॉट था तो 0.06 का डिक्रीज़ आया उसके अंदर, ठीक है, ये डिक्रीज़ आया। उसके बाद फिर से 0.06 ऑफ 0.94 एक्स नॉट का डिक्रीज़ आया, जिससे आपका जो रिमेनिंग था वो ये हो गया, ठीक है जी। रिमेनिंग जो है जब आप माइनस कर देंगे 0.094 एक्स में से ये वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू बचेगी। हाँ जी, मैं आपको करके भी दिखाती हूँ कि 0.94 एक्स नॉट में से 0.06 ऑफ 0.94 एक्स नॉट माइनस करें तो ये अभी रिमेनिंग आपको दिखाने वाली हूँ कि रिमेनिंग जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो कैसे आप निकालेंगे। तो 0.94 एक्स नॉट को आप कॉमन ले लें तो 1 माइनस 0.06 आ गया, और ये भी देख लें आप 0.94 ऑफ 0.94 एक्स नॉट आ रहा है। तो आपको समझ आ गई कि हर दफ़ा जब आप प्रीवियस वैल्यू का यानी जो रिमेनिंग एम्पलीट्यूड था उसका 0.06 डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो ये आएगी वैल्यू। तो इससे हमें प्रूव हुआ कि आफ्टर 3 साइकिल्स, ठीक है, 3 साइकिल्स के बाद, मैं यहाँ पे कहीं और लिखती हूँ कि 3 साइकिल्स के बाद आपके पास जो रिमेनिंग एम्पलीट्यूड है, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 साइकिल्स, वो आ जाएगा 0.94 का क्यूब। और हर दफ़ा एक्स नॉट आप देख रहे हैं, हर दफ़ा एक्स नॉट सिंगल है, 0.94 का स्केयर हो गया था सेकेंड साइकिल के स्टार्ट में, ठीक है, यानी एक साइकिल के एंड पे आपका 0.94 हुआ, फिर सेकेंड साइकिल जब ख़त्म हुआ तो फिर आपका 0.94 का स्केयर हुआ, और इसी तरह जब थर्ड साइकिल आपका ख़त्म होगा तो 0.94 का क्यूब होगा, लेकिन एक्स नॉट पे कोई वो नहीं आ रहा, पावर नहीं आ रही, ठीक है जी। तो ये आ जाता है आपका कोई 0.89 ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद उसने क्वेश्चन क्या कहा है कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन आफ्टर 3 साइकिल्स। तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन आफ्टर 3 साइकिल में यहाँ पे लिखती हूँ दैट वुड बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और आपकी 3 साइकिल्स के बाद जो एनर्जी होगी वो ये होगी, एम्पलीट्यूड यानी इतना बच चुका होगा, और नीचे इनिशियल एनर्जी लगानी है। आपको पता है कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर होता है टोटल एनर्जी का फार्मूला। यहाँ पे हम टोटल एनर्जी का ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसने कुछ भी मेंशन काइनेटिक पोटेंशियल वगैरह नहीं स्पेसिफिकली किया। वैसे भी आपको बता दूं कि काइनेटिक की जो मैक्सिमम होती है वो टोटल के इक्वल होती है, या पोटेंशियल की मैक्सिमम भी टोटल के इक्वल ही होती है। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गए, और जब आप इसको स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा कोई 0.69 ऐसे करके, और डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये रेशो आ जाएगी। तो ये वाला जो केस आपको नज़र आ रहा है वो है लीनियर डिक्रीज़ का, ठीक है, ये लीनियर डिक्रीज़ इन एम्पलीट्यूड है। पिछले वाला जो था वो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ इन एम्पलीट्यूड था। तो लीनियर डिक्रीज़ इन एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस होगा कि वो जो डिक्रीज़ होगा वो कांस्टेंट होगा। पिछले वाले में जो डिक्रीज़ था वो डिक्रीज़ होता चला जा रहा था, यानी चेंज जो थी वो डिक्रीज़ हो रही थी, आपने देखा था, और वो इसलिए चेंज डिक्रीज़ हो रही थी कि वो रिमेनिंग एम्पलीट्यूड के ऊपर डिक्रीज़ आ जाता था। यानी कि अगर पहले यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्स नॉट थी तो उस पर 6% का डिक्रीज़ आया और 0.94 आ गया, फिर 0.94 में से 0.06 का डिक्रीज़ आया, और जो भी वैल्यू बची वो आपका फिर आपने निकाली थी, मैंने जैसे आपको बताया था कि फिर वो 0.94 ऑफ प्रीवियस यानी 0.94 ऑफ एक्स नॉट का 0.94 बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर इनिशियल वैल्यू आपकी एक्स नॉट है और आपका डिक्रीज़ आता है जी डेल्टा एक्स, और लेट से कि वो 6% ही मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो डिक्रीज़ आएगा वो 0.94 ऑफ एक्स नॉट आया। लेकिन जब सेकेंड साइकिल होगा तो उस पर डिक्रीज़ टोटल हो जाएगा 12%, ठीक है, 12% का डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इक्वल डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है। चेंज हमेशा इक्वल रखने के लिए अगर पहली दफ़ा 6% का डिक्रीज़ आया है और आपका फर्स्ट साइकिल बचा है 0.94, तो सेकेंड टाइम में 12% का डिक्रीज़ आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो चेंज है उसको कांस्टेंट रखना है। यानी पहले 6% हुई, सेकंड साइकिल पे के एंड पे उसमें जो चेंज है 12% अगर लाएंगे तो तभी ईच साइकिल में आपकी चेंज कांस्टेंट रह सकती है।
तो इस तरह के केस में देखें, जैसे अगर जो चेंज होती है यानी फॉर ईच इक्वल इंटरवल आपका जो डेल्टा एक्स है वो तभी कांस्टेंट रह सकेगा, ठीक है, अगर आप इस तरह की चेंज लेकर आएंगे। सो दैट इज़ द डिफरेंस इन बोथ द केसेस। तो याद रखिएगा कि लाइट डैम्पिंग जो है वो लीनियर डिक्रीज़ नहीं होता, बाय द वे याद रखिएगा कि लाइट डैम्पिंग में एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ होता है।